हेलो, गुड मॉर्निंग। तो बच्चे पिछले लेक्चर में हमने अपना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि हमने अपने लाइफ प्रोसेस का अगला प्रोसेस यानी कि सर्कुलेशन स्टार्ट किया था। तो एज़ यूजुअल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए पहले हमने प्लांट्स का ख़त्म कर दिया, देन हमको एनिमल्स का पढ़ना है यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, रेस्पिरेशन में हमने ये तो पढ़ लिया था कि ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और CO2 को हम रिलीज़ करते हैं, लेकिन अब बात आएगी कि उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक कौन पहुंचाता है, किसकी हेल्प से वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। एक फ्लूइड प्रेजेंट है ना अपनी बॉडी में, तो उस फ्लूइड के बारे में मतलब डायरेक्ट हम सर्कुलेशन नहीं पढ़ने लगेंगे कि डायरेक्ट भैया हेडिंग लगा दिया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन होता है ये वो। इसको पढ़ने से पहले हम उस फ्लूइड के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि कौन वो फ्लूइड है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो अपना कौन सा फ्लूइड है सबको पता है, टॉप हेडिंग में देख लिया होगा कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं फटाफट से। तो क्या हेडिंग लगी है? ब्लड। क्या है ब्लड? इतना तो जानते ही होगे। कोई पूछे व्हाट इज ब्लड तो क्या बोल दोगे? खून है ना? क्या है ब्लड? खून है। ऐसे आंसर मत करना, थोड़ा सा बायोलॉजिकल वे में आंसर करो। सिंपली बोल दो इट इज़ अ बॉडी फ्लूइड। क्या है? बॉडी फ्लूइड, जो कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ओके, या फिर उससे बेटर आप आंसर करो, ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। यस, ऑफ कोर्स इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। देखो, टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। हमें लूज और डेंस की बात नहीं करनी है, हम बात करेंगे किसकी? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंडर में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो अपनी बोन्स हो गई, अपना कार्टिलेज हो गया और ब्लड। इसमें हम बोन और कार्टिलेज के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हमें किसके बारे में बात करनी है? दैट इज ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड को हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड। और देखो, इस कॉर्नर में मैंने लिख रखा है कि LYMPH। LYMPH लिम्फ क्या होता है? ये होता है टिश्यू फ्लूइड। फ्लूइड विच प्रेजेंट बिटवीन अवर टिश्यूज इज कॉल्ड लिम्फ यानी कि टिश्यू फ्लूइड। देखो, अपन को नॉर्मल सी चोट लगती है तो उससे क्या केवल नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। जब ज़्यादा मतलब गहराई में जाकर के चोट लगती है तो आप देखो कुछ वाइटिस सब्सटेंस भी दिखता है ना, वो होता है अपना टिश्यू फ्लूइड। ओके, तो चलो हम देखते हैं ब्लड में इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में। देखो यहाँ पे ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहो तो लिख लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आप लीजिए। क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों से बना होता है? सबसे पहले तो फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फ्लूइड मैट्रिक्स सिंपल फ्लूइड सब्सटेंस है, इसको इतना ध्यान नहीं देना। हम बात करेंगे मेनली किसकी? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो प्लाज्मा कितना होता है? 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45%। ये जो मैंने 55-45 लिख रखा है केवल लिखने के लिए नहीं, इसको समझने याद करने के लिए भी है, क्योंकि ये वाला जो ब्लड का जो लेक्चर है ये सिर्फ क्लास 10th के लेवल से नहीं, जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्लाज्मा की। सिर्फ किन किन चीज़ों का बना होता है? प्लाज्मा में होता है वाटर, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। वाटर कितना होता है? 90 से 92%। प्लाज्मा यानी कि भाई फ्लूइड वाला पार्ट, फ्लूइड पार्ट। तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा किसका कंपोनेंट है? वाटर का है। कितना है वाटर? 90 से 92%। 90 से 92% इसमें क्या है? पानी है। 6 to 8% इसमें प्लाज्मा में क्या है? प्रोटीन्स हैं। और बाकी बचे कुछ क्या है? मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, और ये क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। ओके, तो चलो हम बात कर लेते हैं इसमें क्या है? पानी है, मिनरल्स हो गए। हम थोड़ा सा प्रोटीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्लाज्मा में जो 6 से 8% प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं और उन प्रोटीन्स का काम क्या होता है? मेनली 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और वो कौन कौन सी हैं? फिब्रिनोजेंस, ग्लोबुलिन्स एंड अल्ब्यूमिन्स। कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स और अल्ब्यूमिन्स। अब इन तीनों प्रोटीन्स का काम क्या होता है हमारे ब्लड में? तो फिब्रिनोजेन में देखो क्या लिखा है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। फिब्रिनोजेन नाम की जो प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट है, इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ब्लड क्लॉटिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ब्लड क्लॉटिंग मत समझते हो क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग? सपोज दैट अपन को कहीं चोट लग गई
तो उससे क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। अब ऐसा तो नहीं ना कि मॉर्निंग में चोट लगी और शाम तक वो खून बही रहा है, बही रहा है, बही रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, हमें चोट लगी, जहाँ से खून निकलना स्टार्ट हुआ, हम उस जगह अपना उंगली रख के उसको प्रेस कर देते हैं, उसको दबा लेते हैं, ताकि एक टाइम बाद क्या हो, वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। आफ्टर सम टाइम उस जगह ऑब्जर्व किया होगा कि डार्क रेडिश ब्राउन टाइप का कुछ डिपॉजिट हो जाता है, मतलब खून का थक्का टाइप का बन जाता है। और कभी उसको हटाने की कोशिश की होगी तो देखा वो कुछ रेसे रेसे, बिल्कुल बारीक बारीक से पतले पतले रेसे से निकलते हैं। तो वो क्या होते हैं, क्लॉट्स होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो गए या फिर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो इट इज़ वेरी हार्मफुल, इट इज़ वेरी डेंजरस। आपको ज़रा सी चोट लगेगी ना तो बहुत सारा खून बॉडी से बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये प्रोटीन समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कराती है, ब्लड की क्लॉटिंग कराती है। दूसरी प्रोटीन कौन सी है अपनी, ग्लोबुलिन्स। इसका काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, डिफेंस, डिफेंस का काम होता है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग। अब किससे फाइट करेगी, किससे फाइट करेगी, अपने आप से नहीं, एंटीजेंस, जो बाहरी केमिकल्स, जो बाहरी एंटीजन आएंगे अपनी बॉडी में, उनसे फाइट करने का काम, इसका काम कैसा है, डिफेंस मैकेनिज्म, इसका ग्लोबुलिन्स का। और एक प्रोटीन कौन सी प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन्स। इसका काम क्या होता है, टू मेंटेन दी ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। क्या करना, बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखना किसका काम होता है, एल्ब्यूमिन्स का। अच्छा एक चीज़ बता देते हैं, अपना जो प्लाज्मा होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में जब ज़रूरत पड़ती है तब वो एक्टिव होते हैं। अब परमानेंट हमको चोट नहीं लगी होती ना भाई, क्लॉटिंग फैक्टर्स तो तब एक्टिव होंगे जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लगेगी, तभी तो उसको क्लॉट्स बनाना होगा। ऐसे थोड़ी मान लो हम सही सलामत हैं और हमारे क्लॉटिंग फैक्टर जो है वहाँ पर क्लॉटिंग कर रहे हैं, कहीं किसकी क्लॉटिंग करेंगे, जब कहीं चोट होगी, कहीं ब्लीडिंग होगी, तभी तो वहाँ क्लॉट्स बनाएंगे। तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। यहाँ पे देखो मैंने एक टर्म लिख रखा है, सीरम, SERUM। क्या लिखा मैंने, सीरम। इसका मतलब क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। एक ऐसा प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स ना प्रेजेंट हो। मैंने बोला हमारे प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। जिस प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते उसको हम प्लाज्मा नहीं, उसको सीरम बोलते हैं। दिस इज आउट। हम लोगों ने ब्लड का ये कंपोनेंट जो प्लाज्मा है इसको हमने पढ़ लिया है, इसमें सफिशियंट है। क्लास 11th के बच्चों के लिए भी इतना पर्याप्त है, पूरा प्रॉपर प्योर NCERT का कंटेंट है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, या फिर इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम अगला करते हैं। तो चलो देख लेते हैं फटाफट से। RBC के बारे में कुछ खास नहीं, बस पॉइंट्स मैंने लिख दिया, उनको आपको सिंपली याद करके रखना है दिमाग में, ठीक है। थोड़ा सा WBC के बारे में ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, इराइथ्रोसाइट्स। RBC का, रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इराइथ्रोसाइट्स। मतलब आप थोड़ा सा इन अ स्मार्टर वे आप RBC को क्या बोल सकते हो, इराइथ्रोसाइट्स। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। ब्लड के कितने सेल्स, ये जो RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन होते हैं, RBC होते हैं। मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट शब्द का ये मतलब होता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होना। ओके, 5 to 5.5 मिलियन ऑफ RBC। एक हेल्दी मैन के, एक हेल्दी पर्सन के अंदर 5 से 5.5 5 to 5.5 मिलियन ऑफ RBCs क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ये सारे इम्यून सेल्स हैं, रेड बोन मैरो, थाइमस वगैरह सब क्या है, इम्यून सेल्स हैं। अभी बस इतना आप याद रख लो, RBC कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो में। लैक न्यूक्लियस। RBC कैसे होते हैं, बिना न्यूक्लियस के होते हैं, ठीक है। आई थिंक इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, याद करो, याद करो कहाँ पर हमने इसकी बात की है। वो टिश्यू इशू बता रहे थे ये जाइलम फ्लोएम में, हाँ, शीव ट्यूब, शीव ट्यूब लैक न्यूक्लियस, उस जगह शायद मैंने बताया था शीव ट्यूब के अलावा कि हमारी RBC भी लैक करती हैं क्या, न्यूक्लियस को। याद रखो, शीव ट्यूब और प्लांट्स के केस में शीव ट्यूब, और इधर अपने एनिमल्स की बात करेंगे तो क्या, RBC, दे बोथ लैक न्यूक्लियस। बाई कॉन्केव शेप की होती हैं, और क्या है, इनकी लाइफ स्पैन होती है 120 दिन की, 120 डेज एवरेज लाइफ स्पैन। अब बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं कि हाँ भाई 120 दिन ही जिएंगे, एक दिन एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकता है कुछ टाइम, मतलब एवरेज लाइफ स्पैन बताई जा रही है 120 दिन की होती है। आफ्टर दैट दे डिस्ट्रॉयड इन दी स्प्लीन, कहाँ पे,
स्प्लीन भी अपना एक अपने ही इम्यून सेल का ही एक पार्ट है। उसकी बात कहाँ, स्प्लीन में जाकर के क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है इधर, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जिसका नाम है क्या, हेमोग्लोबिन। सबको पता है हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होती है, आरबीसी के पास। डब्ल्यूबीसी अभी हम पढ़ेंगे तो वो कलरलेस होते हैं क्योंकि वहाँ पर हेमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। यहाँ पे देखो मैंने लिखा कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। इधर कुछ लिखा है 12 to 16 ग्राम इन 100 ml, मतलब कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो है 12 से 16 ग्राम 12 to 16 ग्राम हेमोग्लोबिन पाया जाएगा इन 100 ml, मतलब पूरे पूरे ब्लड में नहीं, पूरा तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 ml ब्लड होता है, 5 लीटर के अराउंड ब्लड होता है। पूरे 5 लीटर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप 100 ml ब्लड उठाओगे तो उसमें 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन पाई जाएगी, अगर पर्सन कोई हेल्दी है तो। अगर मान लो आपने अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट कराया और उसमें से 4 या 5 ग्राम निकल रही है तो इसका मतलब आप कैसे हो, अनहेल्दी हो। हेल्दी होने के लिए आपका 11, 12, 13, 14, 15 इतना होना चाहिए, तो आप समझ लेना कि आप हेल्दी पर्सन हो। बस आरबीसी के बारे में कुछ ऐसा समझने वाली चीज़ नहीं, लर्निंग चीज़ें हैं ये सारे पॉइंट्स, अगर आपको याद है तो दैट्स इनफ। हम थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा है, याद भी करना और समझना भी है, ओके। डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी कैसे होते हैं, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, यानी कि डब्ल्यूबीसी। कलरलेस होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास हेमोग्लोबिन नहीं होता। कलरलेस होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन ही तो आरबीसी को रेड कलर दे रहा था, तो इनके पास हेमोग्लोबिन ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कलरलेस होंगे। और दूसरा लिव, जैसे उनकी लाइफ स्पेन 120 दिन की थी, इनकी नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, और नंबर भी इनके रिलेटिवली कम होते हैं। लाइक उसमें 5 to 5.5 मिलियन प्रेजेंट थे, इसमें उतने नहीं होते, उससे काफ़ी कम होते हैं। चलो हम इसकी मेनली इसके टाइप्स देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। मैंने पहले ही बताया कि ये लेक्चर सिर्फ क्लास 10th के लेवल से नहीं है, क्लास 11th वाले बच्चों के हिसाब से पूरा बना हुआ है। 10th वालों को जितना 10th वालों के लिए अपना डब्ल्यूबीसी के बारे में जान लो। आपको टाइप्स वगैरह ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स नहीं याद होता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आपके लिए नहीं। जिसको 11th में पढ़ना है वो एक बार देख लेगा, और बाकी 11th के बच्चों के लिए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब देखो ग्रैनुलोसाइट्स के 3 टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। यहाँ पर ई साइलेंट में होता है इसलिए इसको हम ओसिनोफिल्स पढ़ते हैं। इधर ए ग्रैनुलोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स फर्दर टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, कुछ ये सुने सुने से लग रहे हैं, मान लो इधर ये बेसोफिल्स आपको सुना लग रहा होगा, या फिर लिम्फोसाइट्स तो सुना ही होगा। ये सब कौन से सेल्स हैं, सब इम्यून रिस्पॉन्सेज में काम आते हैं। चलो इसकी एक बार ना फटाफट से फंक्शंस देख लेते हैं। हाँ, इधर एक चीज़ देख लो, एमंग द डब्ल्यूबीसी जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो लगभग 60 से 65%, 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। पूरे ब्लड सेल्स में नहीं, पूरे ब्लड सेल्स में तो आरबीसी है, जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है, न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है 60 से 65%। और सबसे कम कौन से होते हैं, बेसोफिल्स। सबसे कम कौन से होते हैं, बेसोफिल्स। एक बार इसके फंक्शंस, आप डब्ल्यूबीसी को बॉडी का शोल्डर बोला जाता है ना, किस वजह से, सारे जो इम्यून रिस्पॉन्सेज का काम होता है वो किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। तो ये जितने सेल्स के नाम लिखे देखना, ये उनका काम जो है कुल मिला के वैसा ही होगा। अब एक बार फटाफट से इनके फंक्शन देख लेते हैं, ओके। देख लो इसे, देखो इसके फंक्शंस अपने ग्रैनुलोसाइट्स में 3 थे, न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और एक ग्रैनुलो में 2 थे, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो देखो न्यूट्रोफिल्स प्लस में मोनोसाइट्स, उसके मोनोसाइट्स और इसके न्यूट्रोफिल्स दोनों एक साथ मिलकर कौन सा काम करते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स। कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज फैगोसाइटिक सेल्स, यानी कि दे डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स कमिंग इनसाइड द बॉडी। जो फॉरेन कोई एंटीजन आया, कोई पैथोजेंस आया, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स प्लस में मोनोसाइट्स का। अब बात करते हैं हम ओसिनोफिल्स की। तो ओसिनोफिल्स 2 काम करते हैं, एक तो रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड एलर्जिक रिएक्शंस। दे रेजिस्ट द इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस, ओके।
बेसोफिल्स जो होता है वो कुछ केमिकल सीक्रेट करता है लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन्स वगैरह केमिकल्स। और ये केमिकल्स का काम क्या करता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इनका काम होता है क्या? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। मतलब जितने भी सेल्स हैं ये वाले, कुल मिला के सबका जो है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ही फंक्शन है। कोई फॉरेन पार्टिकल्स को किल कर रहा, तो कोई कुछ ऐसा सब्सटेंस इन्फेक्शन से रजिस्ट कर रहा, कोई एलर्जी को प्रिवेंट कर रहा, कोई इन्फ्लामेशन बचा रहा। अब बचे कौन से? लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स के बारे में तो सबको पहले से पता है, दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। मेनली इनका काम क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना किसका काम होता है? लिम्फोसाइट्स का। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर WBC। इसको लिख लो पूरा। हमने अपना WBC कंप्लीट कर लिया और थोड़ा सा देख लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखो प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लेटलेट्स को। आर दी सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। आर दी सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं? स्पेशल सेल्स इन दी बोन मैरो। बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या? मेगा कैरियोसाइट्स। अब देखो नॉर्मली ब्लड में इतना अमाउंट प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स का, आप गिन लेना, काउंट कर लेना। 1.5 से 3.5 लाख जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं नॉर्मली हमारे ब्लड में। ठीक है, अब देखो इतनी सारी प्लेटलेट्स प्रेजेंट है तो इनका काम क्या है ये भी देख लेते हैं। दे रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस विच इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। देखो कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक से दिख रहा है तो ये यही सफिशियंट है ना। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा ना। तो क्या करते हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं ये वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को रिलीज करती हैं और उन सब्सटेंसेस का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करना। क्या होता है? ब्लड क्लॉट। तो इतनी लार्ज अमाउंट में जो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो उनका काम किस में होता है? ब्लड क्लॉटिंग में। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ब्लड क्लॉटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर प्लेट्स का नंबर सुना होगा, जैसे टाइफाइड जिसको हो जाता है तो कहते हैं उसकी बॉडी की प्लेट्स डिक्रीज हो गई, उसकी बॉडी की प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती हैं। वहाँ अगर मान लो इतनी सारी प्लेट्स हैं, अगर ये कम हो जाएंगी तो क्या होगा भाई? जो उनका फंक्शन है उसी फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी। इनका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब अगर प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर। सीधी सी बात है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे। और क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा? जरा सी आपको चोट लगेगी नहीं कि पता लगे सुबह से शाम तक जो उस जगह से ब्लीडिंग होती जा रही है, थोड़ी सी चोट में बहुत सारा आपका ब्लड लॉस हो जाएगा, विच लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम दी बॉडी। अगर आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर हुआ तो समझ में आया प्लेटलेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। हमने पूरी तरीके से इसको पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।